हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसे चल रहा था बच्चा, आपका कितना चैप्टर हुआ था अभी? छठा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था ना, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो आपको जानते हो मॉडल पेपर आया है, इसमें मॉडल पेपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर आ चुका है। तो सारे सब्जेक्ट के सब टीचर लोग अपना अपना करवा रहे हैं, तो बायो का भी मिला मुझे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखते चलिएगा। इतना जान लीजिए कि जो ये पैटर्न है पेपर का ना, इसी तरह का पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। और आप इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आप जो आप जितने भी क्वेश्चन बैंक यूज करते हो कोई भी ले लो, ठीक है, तो उस वाले में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो स्टार्ट करते, देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, ये वाला तो मालूम ही है। एक मिनट हाँ, इनको इधर कर दो। ठीक है, ये वाला आपको मालूम ही है कि इतना आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 15 मिनट आपका जो पढ़ने में एग्जाम में जाएगा, फिर 3 घंटे से आपका पेपर का लिखने वाला काम शुरू हो जाएगा। और आपका ये सब कुछ यहाँ पर मालूम ही है, 70 नंबर का पेपर होता है। चलो ठीक है, ठीक। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल क्या रहा है कि MCQ करवाएंगे हम, के ठीक है करवा लो। ठीक, MCQ करवा लो। तो MCQ देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प चुनकर उत्तर में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क बोल रहा है, क्या क में क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग, ये ध्यान दीजिएगा, को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आप इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपके जो होंगे कोई एक ऐसा भाग होगा जो कि पुष्प नर जनन अंग का होगा, बाकी आपके नहीं होंगे। तो देख लो, जायांग जो होता है, पुमंग जो है, यही वाला आंसर इसका सही होगा। ये देखो जायांग है क्योंकि ये आपका मादा जनन अंग है, तो ये नहीं होगा। परागण एक प्रक्रिया है, जो परागकण जो होता है वो कहाँ से निकल, परागकोश के फटने के बाद वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गुरु बीजाणु धानी है, ये भी मादा जनन अंग का ही पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा, यानी बीजांड है ये तो। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। डायरेक्ट आंसर बता रहे बच्चा, देखते जाइएगा। पिता के लिंग के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, क्योंकि पिता में क्या पाया जाता है? X एंड Y पाया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ये बार बार क्वेश्चन आया। अभी तक मैंने जितनी बार MCQ करवाया उसमें ये क्वेश्चन फिक्स था। ठीक है, बोला है चिकित्सा में, कृषि में, चिकित्सा में, बोला कि किसी में नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? ये क्वेश्चन आपके उसमें है, जैव विविधता एवं संरक्षण वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे रीजन है जिससे कि हॉट स्पॉट के रीजन में शामिल किया गया है भारत में, तो उसमें कौन सा है? ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। हिमालय का रीजन होता है, पश्चिमी घाट वाला रीजन होता है, ये सब आपके हॉट स्पॉट में रखे गए हैं, तो पश्चिमी घाट का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये देखो आपको बता दे बच्चा कि जो 4 क्वेश्चन है ना, आप एकदम करेक्ट आंसर मारते जा रहे हो ना, तो ये यहाँ से आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये आपका कोई काट ही नहीं सकता जब आप आंसर बिल्कुल सही किए हो। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन करना पड़ेगा बच्चा, ये आपका डायरेक्ट PC वाला नहीं सेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। तो टर्नर में तो 45 होता है और क्लाइनफेल्टर में 47 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 47 होगा ना, 47 हो जाता है। ठीक, यही इनके गुणसूत्र की संख्या है। 1 नंबर का बस इतना ही आंसर देना है, 1 नंबर में यही पूछा है। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण मातृ कोशिका, यानी परागकण बनाने वाली जो मातृ कोशिका है उनमें गुणसूत्र की संख्या 2n होगी, यानी कि उनकी संख्या जस्ट वहां पे डबल होगी। जब वो परागकण बनाएंगी तब क्या हो जाएगा, उनकी संख्या
एंड हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मातृ कोशिका है, यानी परागकण बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें संख्या पूरी होती है गुणसूत्र की। जब वो परागकण यानी लघु बीजाणु बना देती हैं तो उस लघु बीजाणु में संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अब बोला उस एंजाइम का नाम लिखिए जिससे डीएनए के खंडों को तोड़ा जाता है, खंडों में तोड़ा जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा न्यूक्ली होगा ना, एस। इसका आंसर यही वाला सही होगा। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो एक एक नंबर का जितना जितना पूछा है ना उतना आंसर करना, उससे ज्यादा मत करना। ठीक है, सबका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि अब स्टार्ट होगा लघु उत्तरी, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। टू द पॉइंट आंसर नहीं करना, ज्यादा लिखना है। ठीक है, अब क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर पूछा है, तो 2 नंबर में बस पूछा। लघु उत्तरी 2 तरह का होता है, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन होता है बच्चा। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण कौन करता है, इसके बारे में पूछा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको बताया जाएगा। लिंग निर्धारण आपको पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा करती है, क्योंकि यहाँ पर जो मादा, जो नर का गुणसूत्र होता है वो ZZ होता है, मादा का गुणसूत्र ZW हो जाता है, और इसी की वजह से आने वाली संतान का लिंग निर्धारण होता है। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 नंबर में पूछा तो आप इतना बता दो। अगर में आपका मन है तो आप मादा पक्षी कर लेना, मादा पक्षी, फिर नर पक्षी कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ ZZ करना, यहाँ ZW करना, दोनों का क्रॉस करना, इस तरह से बनाना। यहाँ पर ZW नर का हो जाएगा, ZZ मादा नहीं, ZZ इनका हो जाएगा, ZW करना। यहाँ पर ये W है बच्चा, ये Z दोनों Z हो जाएगा, यानी कि जब दोनों Z हो जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, नर बनेगा। ये ZZ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, नर बनेगा। लेकिन ये ZW बन रहा है और ये ZW बन रहा है, ये दोनों मादा हो जाएंगे। इस तरह भी आप शो करके दिखा सकते हो। समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। क्लीन नहीं करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, आगे जगह है नहीं मेरे पास। फिर बोला है कि वाटसन क्रिक के द्वारा जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है ये बताया जा चुका है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ नामांकित चित्र बनाइए, बनाने के लिए बोला है, नो एक्सप्लेनेशन, सीधे बोला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर का आता, सिर्फ आप यही बनाइएगा। ये वाला जो पोर्शन था डीएनए का, इस तरह से चल के ये वाला, ठीक है, ये वाला जो इनका यहाँ से फिर आगे ये बढ़ेगा, इस तरह से ये वाला ही बनाना है। इस तरह से मैंने इसको बना के दिखाया था कि 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये आधा दूरी है 10 एंगस्ट्रॉन, टोटल जब दूरी करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉन। यहाँ तक का एक वलन जो होगा वो 34 एंगस्ट्रॉन होगा। जो एडेनिन है, इसके बाद ग्वानिन आ रहा है, इनके बीच की जो दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉन होगी। ये जो है आपका यहाँ पे देख रहे हो कि ज्यादा दूरी कवर कर रहा है तो इसे मेजर ग्रूव कहेंगे। ये भी बनाना है मेजर ग्रूव, पूरा नोट, बस वाटसन क्रिक का मॉडल बना देना। और इसे माइनर ग्रूव कहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे क्षार होगा, जैसे ए है तो यहाँ टी रहा होगा तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जो यहाँ पर अगर में जी है तो ये सी से है, ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और ये इनका जो है ये भी आपका कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बाहर पेंटो सुगर और फास्फेट लगा रहेगा। सुगर और फास्फेट के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आएगा, डाइएस्टर बॉन्ड यानी बंध आएगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम जो आया था वाटसन एंड क्रिक का, क्लियर कर देना। क्लियर है बच्चा। फिर आगे बोल रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का लघु उत्तरी में पूछा है कि प्रतिरक्षा आपका क्या है। ठीक है, प्रतिरक्षा कोई और क्वेश्चन छूटा है क्या, मुझे लग रहा है। हाँ बच्चा, मैंने तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था,
ये वाला बोला है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। ये तो समष्टि में जो परिकल्पित पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते हुए क्रम में और एक स्थिर। ठीक है ना, तो 3 प्रकार के होते हैं, इसको जरूर कर लीजिएगा। क्या होगा इसका, समष्टि में 3 प्रकार के पिरामिड होगा, बढ़ते हुए, घटते हुए और स्थिर। ये 3 तरह का पिरामिड होता है। बढ़ते हुए में मतलब ये जाता है इस तरह का, घटते हुए का मतलब ये है, फिर ये होगा इस तरह से, फिर नीचे की तरफ एक घटने लगेगा। स्थिर का मतलब होता है ये, फिर इस तरह से, ये फिक्स है इनका कि ये इस तरह का है। बढ़ते हुए क्रम में जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार में बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी जन्म यहाँ पे अब जब इसको समष्टि पढ़ाएंगे ना तो उसमें आएगा। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है कि मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, जन्म दर लगातार बढ़ता रहता है। ये जन्म दर को शो करता है नीचे की तरफ। फिर ये आपका उसमें क्या कहते हैं, युवा जो पीढ़ी रहती है उसका शो करता है, ये वृद्धा वाला शो करता है, यानी मृत्यु दर को शो करता है। तो मृत्यु दर हमारे इंडिया की ही जो है वो बढ़ते हुए क्रम में पिरामिड है, क्योंकि मृत्यु दर बहुत कम है और जन्म दर बहुत अधिक है। घटते हुए क्रम का है, जापान का होता है, जापान का, वहां पर क्या है कि मृत्यु दर और जन्म दर एक बराबर हो गई है। ये मृत्यु दर और जन्म दर एक बराबर हो गई है, तो वहां की जनसंख्या फिक्स हो गई है। ठीक है, और नहीं, जनसंख्या क्या ये है, जो है बूढ़े लोग और युवा लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जो जन्म दर है वो बहुत ही घट गया है, इस वजह से घटता हुआ क्रम में है। स्थिर वाले में क्या है, जैसे कि यूएस वाले हैं, ठीक है, उनका मृत्यु दर जो है वो तो कम है, लेकिन उनका जो जन्म दर है और जो उनके बीच का युवा पीढ़ी जो है, वयस्क लोग का है, वो भी एकदम बराबर चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिर हो वाला हो गया, तो ये समष्टि वाला हो गया। ठीक है, अब वाटसन क्रिक कंप्लीट हो गया। प्रतिरक्षा की बात करनी है, प्रतिरक्षा में चलते हैं बच्चा। प्रतिरक्षा क्या है, बोला सीधे, प्रतिरक्षा हमारे शरीर में का एक गुण है जो कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक तंत्र काम करता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा क्या है, शरीर का एक गुण है, शरीर का एक गुण है जो कि क्या करता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। इसमें एक तंत्र काम करेगा जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा। फिर बोला है फिर इसके बाद कि आर्किड पौधा आम के पेड़ के शाखों पर उग जाता है। आर्किड पौधा है, अक्सर आप जंगलों में ऐसे ऐसे अपने के घरों में कहीं पर भी देख लेते हो, गांव घर में, तो बगीचे में कि कोई बड़ा सा पेड़ है, उस पर लताएं ढेर सारी लग जाती हैं, लताएं लग जाती हैं, है ना, वो इस पे क्यों लगती हैं, ये चीजें भी है। उसी तरह आम का पौधा, आम का पेड़ है, उसके ऊपर आर्किड का पौधा फैल जा रहा है, पूरा एकदम जाल बिछा ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, ये किस तरह की क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बता दे बच्चा कि आर्किड का जो पौधा है वो उसमें जड़ जैसी संरचना नहीं होती है, जिसकी वजह से आर्किड में क्या होता है, जड़ नहीं होता, जड़ जैसी संरचना नहीं होती है, संरचना नहीं होती है। ये अपने पानी को, खनिज लवण को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ों के, आम के पेड़ों पर और भी किसी पेड़ पर वो जब लगते हैं तो जब वो जड़ के द्वारा, जाइलम के द्वारा आम अपना पानी ऊपर खींच रहा है ना, तो उसी पर ये लग जाते हैं। जैसे कि आम का ये शाखा है ना, अब यहीं पर ये लग गए। पानी जब ये पानी जब ये अपना ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये यहीं पर उगे हुए हैं। क्लीन कर दें, ठीक है, जैसे ये आम का पेड़ है, यहाँ पर यहीं पर आर्किड का पौधा ढेर सारा अपना जाल बिछा लिया, और जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी पानी ले लिया। इसके पास हरा रंग का इसका तना, पत्ती सब कुछ होता है, ये सूर्य की धूप को अवशोषित कर सकता है, लेकिन इस पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। इसकी वजह से इस पर ये लग जाता है, और जब ये पानी बस इससे लेता है, बाकी अपना भोजन बनाता है और अपने भोजन का निर्माण करता है, इसी पर ये पड़ा रहता है।
ठीक है। तो ये कार्य जो है इससे आम के पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, जैसे पानी ले रहा था वैसे पानी इसको थोड़ा सा दे दिया, कोई नुकसान नहीं है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? सहभोजिता का। कौन सी प्रक्रिया है? सहभोजिता। ये आपको मिलेगा, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। सहभोजिता, परिजीविता, विषमजीविता है, और मृतोपजीवी के बारे में जानना है, और आपको सहजीविता क्या होता है वो भी जानना है, ठीक है ना। तो सहोपकारिता क्या होता है वो भी जानना है। तो बहुत सारा टॉपिक आने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है ये सहभोजिता का है। इसमें एक को तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी में दिखाएगा, एक को तो फायदा है, यानी एक को फायदा है जिसको, वो कौन है? आर्किड है, लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो दूसरे को जो नुकसान नहीं है वो आम का पौधा है, इसको कोई इससे दिक्कत नहीं हो रही है। समझ में आया? तो ये सहभोजिता में होता है कि साथ में उसके रहेगा वहां पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेख चित्र बनाना है। तो मैं इसके लिए बात करती हूँ, चलो इरेज करूंगी तब ना होगा। चलो, एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण करना है, 2 नंबर का, सिर्फ डायग्राम बना के आपको दिखा देना है। तो क्या बोलना है? अपघटन वाले में स्थलीय परितंत्र बोला है ना, इसमें जंतुओं के बारे में कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ स्थलीय का मतलब कि जो घास का मैदान हो गया, पेड़ फसल उसल का हो गया, स्थल वाले की बात हुई है। तो सपोज करो कि कोई फसल है, ठीक है ना, फसल है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फसल में क्या लग गया? सूक्ष्म जीव लग गया, सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका हो गया अपघटन। अब इसका अपघटन स्टार्ट हो गया, अपघटन हो गया, तो ये क्या करेगा? अब इसकी मृत्यु होगी तो ये बनाएगा ह्यूमस बनाएगा। ह्यूमस बनेगा तो इसका जो होगा ये किस में बदलेगा? कार्बनिक व अकार्बनिक, सरल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ बना लेगा, ठीक है, ये बना लेगा। एक आसान सा बता दे रहे हैं, बाकी आपको बुक देखना होगा तो देख लीजिएगा। तो ये बना लेगा, इसके बाद होगा ये खनिज में बदलेंगे, क्या हो जाएंगे? खनिजीकरण हो जाएगा, यानी कि खनिज बना लेंगे, यानी कि उस मिट्टी में ढेर सारे खनिज में बदल जाएंगे, खनिजीकरण हो जाएगा। ये खनिज जो हो जाएगा तो आगे चल के या तो इनका जो है ये डायरेक्ट इसमें कोई नया फसल उगे तो फसल इसको डायरेक्ट ले सकती है, या फिर ये क्या हो जाएगा कि जो मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मृदा के सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग, ठीक है। ये एकदम आसान सा हम आपको बता दिए हैं कि अपघटन में, अपघटन का मतलब यही है कि कोई चीज स्थल पर है, स्थलीय परितंत्र का पूछा है तो ये घास का मैदान भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी फसल हो सकती है, तो है तो उसको सूक्ष्म जीव के द्वारा जब वो सड़ रहा है, गल रहा है, जो भी हो रहा है तो उसका अपघटन हो जाएगा, ठीक है। जब वो अपघटन हो जाएगा तो बदल जाएगा ह्यूमस में, ह्यूमस से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में आ जाएगा, फिर वो खनिज बना लेगा। अब ये जो खनिज है, अगर मैं बहुत साल तक वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होगा तो फिर वो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव वही यूज करते रहे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट सेशन में फसल उगा दिए तो फिर वो फसल उसको ले लेगा, ये चीज फिर फसल में चली जाएगी, ठीक है। तो देखो खनिज लवण इसी तरह फसल में आएगा, फिर फसल सड़ेगा, ये होगा, फिर ये मिट्टी में आ जाएगा, फिर नया फसल आएगा तो फिर ये फसल में पहुंच जाएगा। तो इसी तरह यह अपघटन का जो प्रोसेस है चलता रहता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका 4 है, ये आपका शॉर्ट टाइप का सेकेंड पार्ट है। इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें। ये भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं, बोल क्या रहा है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। तो अंतर 3 बताना है, यहीं पर बता दे फटाफट। लघु बीजाणुधानी, ठीक है बच्चा।
और यहाँ पर है गुरु बीजाणु धानी, यही है ना बच्चा। इन तीनों में अंतर बताना है, अरे दोनों में अंतर बताना है, तीन तीन अंतर बताना है। लघु बीजाणु धानी ये क्या है, ये आपके नर का, नर यानी लघु बीजाणु धानी क्या है, नर जनन का है, नर युग्मक जनन, नर पुष्प का भाग, नर पुष्प का भाग हो गया। ये मादा पुष्प यानी मादा पुष्प या मादा ये लैंगिक जनन का भाग हो गया, मादा पुष्प के लैंगिक, सीधे लिख लो लैंगिक जनन का भाग, ये हो गया। जो लघु बीजाणु धानी है ये क्या होता है, लघु बीजाणु जनन के द्वारा बनता है, लघु बीजाणु जनन के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा, ठीक है। फिर अब सुनते भी जाओ, नहीं समझ में आएगा तो सुन तो सकते हो ना। फिर उसके बाद है कि लघु बीजाणु धानी में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने लघु बीजाणु धानी में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इसमें कितना होता है, एक भ्रूण कोष होता है, एक भ्रूण कोष होता है, ठीक है। ये तो इस तरह के आप 3-4 अंतर आप बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हमारे समाज में, देखो ये क्वेश्चन मानव जनन वाले से चैप्टर से है कि हमारे समाज में लड़कियां होने पर केवल महिला को दोष दिया जाता है, ये सही नहीं है, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल कई बार से आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो महिला होती है उनके सारे के सारे गुणसूत्र एक समान होते हैं, वो समयुग्मजी होती है, केवल नर ही जो होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं, और लिंग का निर्धारण जो नर का गुणसूत्र होता है वही करता है, मादा का नहीं करता, इसलिए महिला दोषी नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इरेज करेंगे तो बताइए ना कि जो एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम बताना है, ठीक है। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि उदाहरण आपको लेना है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध बौने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस करवाते हुए आपको क्या कर लेना है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताना है। तो यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी यहाँ, और इस स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी यहाँ, तो ये आ जाएगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, मेंडल ने जब एक संकर क्रॉस करवाया था तो उसमें उन्होंने क्या लिया था, शुद्ध बौने शुद्ध लंबे मटर के पौधे को लिया था। शुद्ध बौने पौधे को उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था उसके जीन को, और जो शुद्ध लंबे पौधे थे उनके कैपिटल जीन टी से प्रदर्शित किया गया था। जब इन्होंने पहली बार जब संकरण करवाया था शुद्ध बौने और शुद्ध ये लंबे पौधे में, संकरण करवाने के बाद इन्होंने पहली पीढ़ी में, ये पहला पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी में देखा कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने ये नियम पहले ही ये नियम बताया था, क्या नियम बताया था कि जब भी हम एक गुण संकरण करवाते हैं, जब एक गुण संकरण करवाते हैं तो उनमें से जो प्रभावी जीन होता है पहली पीढ़ी में उसी का लक्षण दिखता है, इसी को इन्होंने प्रभाविता का नियम कह दिया था। समझ में आया कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखता है वो उसके प्रभावी जीन के कारण होता है, यही उसके प्रभाविता का नियम होता है। समझ में आया ना, चलो यही बताना है। फिर उसके बाद है डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी है। देखो इंग्लिश दे दिया है, ये इसी में इंग्लिश घुसा दिया है, रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ये घ है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, इनका मतलब ये है, बस इतना समझ लो, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर सुन लो कि जो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वाटसन ने स्किन के स्ट्रक्चर को दिया था, ठीक है। तो अर्ध संरक्षी जो है, वाटसन क्रिक ने इस एक नियम बताया था कि अर्ध संरक्षी
जो प्रतिकृति बताया था ना, इनमें जो है आपका ये अभी आपको चैप्टर यही वाला टॉपिक पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया गया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है जब वो खुलता है तो कोई एक ही, ठीक है, जो कोई उसका कोई एक ही स्टैंड उस पर ये आरएनए की कॉपी होती है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आया था, ये वाला स्ट्रक्चर आया था, ये आगे चल के खुलेगा इसका है। तो मैंने बताया था कि एक 5 और 3 की तरफ जाएगा और एक जो होगा आपका 3 होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ होगा और ये 5 होगा, ठीक है। तो मैंने जो कहा था कि 3 to 5 वाला जो होता है ना बच्चा, ठीक है, ये यहीं पर आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन इसी पे होता है, यानी कि टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। किस पे होता है? टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। और जबकि ये क्या है आपका? कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, कोडिंग स्टैंड, ठीक। तो अर्ध संरक्षी का मतलब ये है कि आधा संरक्षण, यानी कोई एक ही स्टैंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करवा रहा है और इस जो है वो आधा इसके पास पहले से है और ये इसकी कॉपी कंप्लीट कर रहा है, आधा ही बन रहा है। तो यही अर्ध संरक्षण इनको कह दिया गया था। पहली बार इसको मेसेल्सन व फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन ने इसको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से देखा था कि डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृति जो हो रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था, यानी एस्चेरिया कोलाई में देखा था, ठीक है ना। और इसमें बहुत क्या 3 नंबर का पूछा है ना, तो 3 नंबर में तो इतना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें आप बता दोगे इनके ये बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है, ये कि बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आप स्टेप में फर्स्ट में बताओगे कि ये जब स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है? डीएनए का जो होता है आकुंडलन होता है, यानी कि जो डीएनए का हेलिक्स है उसका क्या होता है? कुंडलन होता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है इनका? दूसरे स्टेप में हेलिक्स का खुलना होता है, यानी कि जो इनका हेलिक्स है वो खुल जाता है, खुलना, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड का सक्रिय हो जाना, कि हाँ अब हमको न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय हो जाना कि अब हमको क्या करना है? कॉपी करने के लिए तैयार होना है। चौथे स्टेप में क्या होगा? चौथे स्टेप में यहीं पर एनर्जी सब लगती है, बहुलीकरण होता है, यानी कि काम शुरू हो गया, यानी बहुलीकरण या फिर आप कह लो दीर्घीकरण हो रहा है, ठीक है, दीर्घीकरण हो रहा है ये चीजें, ठीक है, चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में क्या होगा? ये डीएनए श्रृंखला का निर्माण आपका यहाँ बहुलीकरण हो जाएगा 5वें स्टेप में, ठीक है। 5वें स्टेप में दीर्घीकरण, 1 मिनट। 5वें स्टेप में जो आपका डीएनए है ये आगे 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 खुलता जा रहा है, यानी कि डीएनए श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा। ये अपना आगे आगे खुलता जा रहा है ताकि इसका स्टैंड खाली होता जाए और एमआरएनए बनता जाए। नेक्स्ट में क्या होगा? जो कि जब यहाँ पर आपका बन गया है छठे में, तो जो आरएनए का ये बना है एमआरएनए वाला ना, एमआरएनए का क्या होगा? एमआरएनए टेम्पलेट बाहर आ जाएगा। ये स्टेप में यही होगा, एमआरएनए टेम्पलेट यानी स्टैंड जो भी है का रिमूविंग होगा, रिमूविंग होगा, ठीक है। और 7वें स्टेप में डीएनए वापस फिर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो डीएनए का द्विकुंडलन हो जाएगा, ठीक है, द्विकुंडलन, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, बस आपको इतना क्या करना है इसमें। वाटसन और क्रिक ने इस डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए के किसी एक ही स्टैंड पर हमेशा एमआरएनए बनेगा और जो इसके बारे में जो ये अर्ध संरक्षी संरचना को प्रत्यक्ष रूप से मिसेल्सन और फ्रैंकलिन, ये 2 साइंटिस्ट है वह,
ठीक है, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में पहली बार देखा था। इसमें होता क्या है कि जो डीएनए है वो जो होता है डीएनए स्ट्रैंड वो खुलता है और उस पर एक ब्लैंक प्राइमर आके लग जाता है। जब ये यहाँ पर लगता है ना, पूरी तरह ब्लैंक होता है, ये होता है प्राइमर, इसको कहते हैं। और जब ये यहाँ पर जुड़ रहा है तो इस एंजाइम, जो इसमें एक एंजाइम काम करेगा, उसको परमिएज एंजाइम कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो डीएनए का जब आकुंडलन करवाने के लिए जब स्टार्ट होगा तो पॉलीमरेज, आइसो पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा, हेलिक्स खुलने लगेगा तो हेलिकेज एंजाइम आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को सक्रिय करेगा, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब डीएनए को रिमूव करवाना होगा ना तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा यहाँ पर। जब आरएनए यहाँ पर बन चुका है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा। डीएनए का जब द्विकुंडलन करवाना होगा तो लाइगेज काम करेगा, लाइगेज एंजाइम काम करेगा। तो ढेर सारे एंजाइम यहाँ पर काम करती है। ठीक है बच्चा, तो सीधा सीधा बस इतना समझ लो कि जब ये डीएनए का स्टैंड है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस तो है नहीं। एक मिनट बच्चा रुक जाना, थोड़ा मैं देखूँ तो मेरा नोट्स है क्या है, नोट्स होगा तो मैं वहीं पर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बच्चा, नोट्स तो काम कर रहा है, रुक जाओ मैं वहीं पे बताती हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा ना, स्पेस मिल जाएगा तो फिर मैं अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, देख लो यहाँ पर ये डीएनए का स्टैंड है, इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर mRNA का ये जो काम करेगा, ये प्राइमर है किसका, mRNA के लिए है, निकालना है ना, सूचना लेके जाना है ना। ठीक है, ये वाला है ना, ये आपका 3 से 5 की तरफ चलता है और ये 5 से 3 की तरफ चलता है, इतना जरूर डाल देना। इसे कोडिंग कर देना, ये कोडिंग स्टैंड है, ये बता देना। ये जो है आपका कौन सा है, ये है टेम्पलेट स्टैंड है, ये बता देना। इसके बारे में पहली बार कौन बताया था, वाटसन व क्रिक ने बताया था पहली बार इनके बारे में। ठीक है, इसमें होना क्या है, सिर्फ यही समझ लो इसमें होना क्या है, mRNA का निर्माण, mRNA स्टैंड का निर्माण होना है। इसे अर्ध संरक्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि केवल एक स्टैंड ही प्रतिकृति में भाग लेता है। यहाँ पर आंसर आपको शायद क्लियर होगा, क्योंकि उसमें हमको लग रहा था कि आपको दिखेगा नहीं, भाग लेता है। क्लियर हो गया, फिर आगे देखते हैं। इसमें कितने स्टेप्स काम करते हैं। ठीक है, स्टेप्स कितने लगेंगे देख लो इसको। डीएनए का पहला स्टेप रहेगा डीएनए का आकुंडलन, कई जगह ये होगा डीएनए के पराकुंडलन का आकुंडलन, तो सीधे सीधे लिखो ना, डीएनए का आकुंडलन, डीएनए का आकुंडलन होगा। दूसरे में डीएनए का खुलना, डीएनए के श्रृंखला का खुलना। ठीक है, नेक्स्ट में होगा डीएनए की श्रृंखला का खुलना, न्यूक्लियोटाइड का सक्रिय होना, न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय होना। ठीक है, फिर इसके बाद वाले में क्या होगा, बहुलीकरण हो जाएगा, बहुलीकरण। फिर नेक्स्ट है डीएनए का दीर्घीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक मिनट, mRNA के
स्टैंड का रिमूविंग, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए श्रृंखला का द्विकुंडलन, इतने सारे प्रोसेस इसमें लगते हैं, ठीक है ना। आकुंडलन कैसे होता है, सारे एंजाइम का नाम लिख देते हैं अभी आपको, ठीक है ना। इसमें एंजाइम लगेगा टोपोआइसोमरेस, ठीक है। खुलने वाले में हेलिकेज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को सक्रिय करने के लिए कौन लगेगा, फास्फोरिलेज, क्योंकि एटीपी यहीं पर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, फास्फोरिलेज। फिर बहुलीकरण में कौन एंजाइम, यहाँ पर बहुलीकरण में जो होगा, यहाँ पे भी कोई एंजाइम नहीं रहेगा। डीएनए का दीर्घीकरण स्टार्ट हो जाएगा, तो दीर्घीकरण में भी आपका क्या होगा, इसी में होगा जाके, मतलब पूरा कई दूर तक, काफी दूर तक स्ट्रैंड खुल जाता है, तो ये दीर्घीकरण में आता है। तो ये आपका डीएनए वाले में दीर्घीकरण भी ये आपका हेलिकेज ही करवाता रहेगा, ठीक है ना। हेलिकेज ही इसको खोलता चला जाएगा। आरएनए का रिमूविंग जो होता है ये डीएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट के द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है। फिर द्विकुंडलन हो जाता है लाइगेज के द्वारा, ठीक है। तो इतने सारे एंजाइम भी इसमें काम करते हैं, इतने सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया होगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट में, कह देंगे सर से कि आपको ये नोट्स भी मिल जाए, काम आएगा आपके, ठीक है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 और 6 भी आपके शॉर्ट टाइप के ही सेकंड पार्ट में है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये इसका डायग्राम तो बहुत ही बेस्ट आपके एनसीईआरटी वाले बुक में दिया है, ठीक है। तो क वाले 5वें का क, तो आपको ये नामांकित चित्र बनाना है पूरा, मतलब कि मलेरिया लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन मच्छर के काटने की वजह, तो मादा एनाफिलीज की वजह से, काटने की वजह से ही होता है, मालूम है ना ये सबको। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे कि आप एक नॉर्मल हम बना के आपको बता दे रहे हैं कि इसी तरह से आप बना देना, ठीक है। तो ये होगा मॉस्क्यूटो बाइटिंग, एक मिनट रुको, क्या होगा, प्लाज्मोडियम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लार्वा इंटर्ड, क्या लिख रहे हैं, इंटर्ड होगा ना, एक मिनट रुक जाओ बता रहे सीधे कि क्या कहेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य में संक्रमित मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम का लार्वा उनके शरीर में जाएगा। इतना बड़ा लिखना है, सोच रहे इसको शॉर्ट में लिखे, तो शॉर्ट में हम क्या लिखे, चलो अच्छा लिख दे, बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ये आपका, एक स्वस्थ मनुष्य लिख देते हैं, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में संक्रमित मादा मच्छर एनाफिलीज ही रहेगा, मच्छर के द्वारा क्या होगा, मादा मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम का प्रवेश, ठीक है, इसके लार्वा का प्रवेश होगा। इतना प्रोसेस होगा जिसमें कि आपके इस तरह से अंगूठे वाला पोर्शन करके इस तरह से दिखाया है कि इस पे एक मच्छर इस तरह का मच्छर बैठा हुआ है, इसको काट रहा है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी जब ये पहुंचेगा ना तो कहाँ पहुंचेगा, उनके लीवर में पहुंचेगा। कहाँ पहुंच जाएगा, उनके लीवर में। लीवर में पहुंचने के बाद क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा,
रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा। इसके बाद ये यहाँ से निकलेगा तो उनके कहाँ पहुँचेगा, ब्लड के किसमें, आरबीसी में पहुँचेगा। ठीक है, आरबीसी में अब इनके लार्वा इंटर कर गए, ये इनके लार्वा इंटर यहाँ पर कर गए। जब यहाँ पर इंटर के ब्लड में करेंगे फिर यहाँ पर चलेगा क्या, असेक्सुअल, यानी कि ये अपना बिना किसी मतलब एक ही प्लाज्मोडियम से कई बन जाएंगे, यानी यहाँ पर प्लाज्मोडियम का है ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा, मल्टीपल फिजन, यानी कि विखंडन, बहुविखंडन वाला प्रोसेस से ही अपना क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, पूरे आरबीसी में अब ये आरबीसी को नष्ट किया। अब वहां से निकलेगा, वहां से निकलने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है, आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर बनेगा, ये गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देगा, गैमेट्स बनाने स्टार्ट कर देगा। गैमेट बनाने के बाद आपके ब्लड में ही क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक, असेक्सुअल किया था, एक मिनट, ये गैमेट नहीं बनेगा, असेक्सुअल किया था तो अब इसमें क्या बन गए, मेल और फीमेल बन गए, तो उसमें हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा गैमेट बनेंगे, गैमेट्स भी बनेंगे ढेर सारे। ठीक है, अब ये गैमेट जो है आपके क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो हो सकता है कि इसको कोई और मच्छर आके काट ले। ठीक है ना, कोई एक स्वस्थ मच्छर के काटने पर ये मच्छर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मच्छर में चला जाएगा। ठीक है, ये मच्छर में चला जाएगा। आप स्वस्थ मच्छर जब इस पर्सन को काटे जिसके अंदर इसके गैमेट्स बन चुके हैं, उसको काटा तो उसके अंदर मच्छर में चला गया। अब ये मच्छर क्या था कि सपोज करो यही वाला था कि ये वाला मच्छर था और किसी स्वस्थ व्यक्ति को उसने काट लिया था। तो आप यहाँ से देखो कि ये मच्छर में परपोषी है, वहां तक मच्छर का ही परपोषी है, और मनुष्य का परपोषी कब हुआ है, यहाँ से। ये जब मनुष्य के लीवर में इंटर किया है और गैमेट का फॉर्मेशन किया है, यहाँ तक ये मनुष्य में परपोषी का काम किया है, मनुष्य परपोषी हुआ है। ठीक है, और जैसे ही मच्छर में पहुंचा है तो यहाँ पे मच्छर परपोषी हो गया है। यानी दो तरह का इनमें जब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दो जीवों के बीच में वो होती है, कंप्लीट होती है, एक मनुष्य और एक मच्छर। समझे क्या है, सीधा सीधा समझ लो कि मनुष्य है, उसको जब एक कैसा संक्रमित मच्छर आके काटा है, मच्छर काटने के बाद उसके लीवर में पहुंच गए हैं इसके जो लार्वा हैं। ठीक है, वो फिर उनके ब्लड में पहुंचा है, ब्लड के आरबीसी में पहुंचा है, वहां पर जाके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा लिए हैं काफी ज्यादा। फिर वहां बढ़ाने के बाद इनमें कुछ मेल की तरह कुछ फीमेल की तरह बन गए हैं। तब ये दोनों क्या किए हैं, आपके ब्लड में ही करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपके ब्लड को मच्छर, कोई स्वस्थ मच्छर आके चूस ले गया तो वो गैमेट कहाँ पहुंच गया, मच्छर में। अब ये मच्छर जिसको काटेगा, जो स्वस्थ पर्सन होगा उसके अंदर इसको फैलाता जाएगा। तो आपका जब मच्छर में पहुंचा है और मच्छर संक्रमित है, तब तक ये मच्छर में परपोषी है। बाकी मनुष्य के लीवर से लेकर और गैमेट के फॉर्मेशन तक ये मनुष्य में परपोषी का काम करते हैं। यही होता है इनका मच्छर का जो है, आपको डायग्राम पूरा बताना है, लाइफ साइकिल बताना है प्लाज्मोडियम का। क्लियर है? चलो फिर बोला है, जैविक के अध्ययन में ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारा, यानी जीव विज्ञान के बोला है, जैविकी के बारे में। ठीक है ना, किस प्रकार हमारा मदद कर रहा है, ख के लिए है। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि इसमें क्या आपका वो उसमें हो जाएगा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में भी है ये चैप्टर, और उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी है। तो पहली बात है कि रोगों का पता लगाना, रोगों का पता लगाने में, फिर पहचान करने में, फिर उसका निवारण करने में और बचाने में। ठीक है ना, ये सारा चीज जो है इस तरह से हमको मदद करता है। यानी रोगों के वाहक जो है, वाहक
यहाँ पर वाहक भी हो जाएगा और कारक भी हो जाएगा। मतलब एक वाहक उसको कहते हैं वाहन की तरह कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। कारक वो होते हैं कि जिनकी वजह से रोग हो रहा है। तो जैसे अगर मैं मलेरिया की बात करें तो वाहक यहाँ पर मादा एनोफिलीज हो जाएगी, और कारक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। समझ में आया? तो जीव विज्ञान इस तरह से हमारे लिए काम कर रहा है संक्रमित रोगों के लिए कि ये क्या कहते हैं रोगों के वाहक के बारे में पता लगाता है, रोगों के कारण के बारे में पता लगाकर, फिर रोग का निवारण के बारे में पता लगाकर, उनकी पहचान करके, उनके लक्षणों के बारे में पता लगाकर, फिर उनका उपचार क्या है, दवाएं जो है, टीकाकरण है, जो भी है उसके बारे में पता लगाकर, ये सारा चीज हमको हेल्प करता है, जिसकी वजह से संक्रमित रोगों से हम बच सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो जैव उर्वरक 3 नंबर का है ना, तो 3 नंबर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैव उर्वरक की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे काम करते हैं, 4 तरह के उर्वरक होते हैं। एक खेतों में उगाया जाता है, ठीक है, फिर दूसरा है आपके कुछ यहाँ पर जो होते हैं क्या कहते हैं, जैविक खेती की जाती है, जिसके अंदर की कुछ वो होते हैं सूक्ष्म जीवों की खेती की जाती है, जैसे कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कुछ बैक्टीरिया को उगाया जाए। फिर उसमें कुछ अलग दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया को उगाया जाता है। तीसरा कंपोस्ट। मतलब कि यहाँ पे 3 तरह का आपका हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं, हरे खाद को उगा कर करते हैं, जिसमें कि आपका वो होता है, क्या आता है हरे खाद में, बरसीम आता है, बरसीम होता है बच्चा। और उसके बाद बरसीम के बाद क्या होता है, एक चीज और होता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, सनई बोलते हैं, सनई ही है शायद, सनई है। फिर उसके बाद यहाँ पर है 2 तरह का जीवाणुओं का नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, इनकी ग्रोथ कराते हैं, एंड साइनोबैक्टीरिया, इनकी भी ग्रोथ करवाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इनकी भी ग्रोथ करवाते हैं। और फिर कंपोस्ट के द्वारा, ठीक है, ये कंपोस्ट खाद के द्वारा। जैविक खाद 3 प्रकार का हो गया। ठीक है, हरे खाद का मतलब जो आप जानते हो कि जो होता है ये ऐसे जो बरसीम और सनेन वाले पौधे होते हैं, ये अक्सर क्या होता है मई जून वाला जो ड्यूरेशन बचता है, जिसमें कि कोई खेती नहीं होती है, तो अगर मैं खेत में ही इनको उगा के खूब पानी वानी अच्छे से दे के फिर इनको खेत में ही इनकी जो वहीं पर है, खेत में निकाला नहीं जा रहा, उसी में इनकी जुताई कर दिया जाए तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसको हरे खाद में रखा गया है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन की बैक्टीरिया की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एजोटोबैक्टर, ठीक है, इस तरह के आते हैं बैक्टीरिया जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को जमीन के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। जब हम वहाँ पे कोई पौधा उगाते हैं तो उनको नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिल जाता है, इसका भी हम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इनकी भी खेती की जाती है। ठीक है ना, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कि ये उगते हैं तो उन पौधों को हम उगाते हैं। ठीक है, इनमें साइनोबैक्टीरिया में एजोला है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ठीक है, स्पाइरुलिना है, ठीक है, एसेटोलोरिया है, इस तरह के बहुत सारे वो है साइनोबैक्टीरिया जिनको कि हम खेत में उगाते हैं और फसलों के साथ साथ लगे रहते हैं। तो फसलों को क्या देते हैं, नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें जो यूजफुल चीज़ें हैं, खनिज लवण, वो सब प्रदान करते रहे। कंपोस्ट खाद में क्या किया जाता है कि जो गाय भैंस के जो गोबर होते हैं और हरे पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं, इनको सड़ाकर घर के जो किचन से निकला हुआ जो पदार्थ है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, सूक्ष्म जीवों के तरह, फल फूल है, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम स्टोर करके सड़ा के कंपोस्ट खाद बनाते हैं। इनका खेत में फिर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह ये चलन तो बहुत ज़्यादा हो गई है अब। और एक चीज़ और भी हो सकता है जैविक खाद में, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या कहते हैं, कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट होगा यहाँ पे। वर्मी कंपोस्ट में केचुओं के द्वारा इनको हम सड़ाते हैं, केचुआ भी उसमें डाला जाता है, खेत में केचुआ को भी अप्लाई किया जाता है। वो मिट्टी जो खाता है, फिर उसके बाद जो वो एक्सक्रीशन करता है, जो मिट्टी निकालता है अपने शरीर से ना, वो बहुत ज़्यादा उर्वरक वाली मिट्टी होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो उनके द्वारा भी हम इनको और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस को यूज करके। बल्क्यूलोवायरेसिस, बल्क्यूलोवायरेसिस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चा। एक प्रकार का ये वायरस है, सुन लो इसकी बात, ठीक है।
ये है जो, अब उसको क्लीन करें तब ना, ये जो है एक वायरस है, ठीक, ये वायरस है जो कि कीटनाशक होता है, जो कि क्या होता है, क्या होता है, ये कीटनाशक होता है। ये क्या करता है कि हम लोग के शरीर पर, मछलियों के शरीर पर, या फिर जो पक्षियां हैं, मैमल्स हैं, इन लोग के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, बता देंगे वहां पर कीटनाशक वाले में, ठीक है। तो इन हम लोग के शरीर पर, इनके शरीर पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये सिर्फ जो कीटे होते हैं, आर्थ्रोपोडा जैसे घोंघा उंगा हो गया, इन लोग को ये नष्ट करने का काम करता है। तो खेत में इनका हम उपयोग करके, इनका छिड़काव करके खेतों में जो उपस्थित कीट हैं जो हमारे लिए वो फसलों को नुकसान कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर ये हमारे खाने पीने में, हमारे शरीर में आ भी गए तो हमारे लिए कोई हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, तो ये फायदेमंद होते हैं। समझ में आया? ठीक है। और इसके बाद पीसीआर की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी कितना बचा है, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी होगा बचा ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके, अब पीसीआर की बात कर लेते हैं कि पीसीआर क्या है आपका। तो पीसीआर की पहली बात यहाँ पर आपको बता दें कि इनको कैरी मुलिस जो है, मूलिस है, ठीक है। 1985 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। कब बताया था? 1985 में, ठीक है। ये प्रयोगशाला में किया जाता है। इसमें जैसे हमारे शरीर के, बस इसमें समझ लो पीसीआर में कि डीएनए की कॉपी करवाई जाती है, डीएनए की कॉपीज, ढेर सारी कॉपी बनाई जाती है, समझे। इसका यूज भी है अलग से, ठीक है। ये डीएनए की इसमें ढेर सारी कॉपीज बनाई जाती है, ये लैब में किया जाता है। जबकि डीएनए की कॉपी हमारी बॉडी में बन सकती है ना, लेकिन पीसीआर में क्या होगा, ये कहाँ होगा, लैब में होगा। इसको पहली बार कैरी मुलिस ने कब देखा था? 1985 में देखा था। डीएनए की कॉपी करवाना है, ये लैब में प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि कई स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप लगता है। एक पहले डीएनए की जो स्टैंड है ना, जो कि हमको मिला है, उसको निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको काफी ज्यादा गर्म किया जाता है। निष्क्रिय कब करते? 92 डिग्री टेम्परेचर पर। इसका 3 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है? 3। निष्क्रियकरण, दूसरा स्टेप होता है शीतलन, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो होता है विस्तार, ठीक है। इस निष्क्रियकरण में 92 डिग्री टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए रखा जाएगा। तापानुशीतलन में क्या रखा जाएगा? 48 डिग्री टेम्परेचर पर, इसमें भी 1 मिनट तक इनको रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विस्तार में क्या होता है कि 1 मिनट तक इनको 27 डिग्री पर रखा जाता है, और ये इस तरह का प्रोसेस इनके साथ 35 से लेके 40 बार करवाया जाता है, ठीक है। और डीएनए की कॉपी इसी तरह से बनाई जाती है। और इनका उपयोग आप जानते हो कि मतलब थोड़ा सा, जब भी हम कहीं से डीएनए का सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, बहुत थोड़ा रहता है। पीसीआर के द्वारा ही इनको ज़्यादा बनाया जाता है। समझ में आया? अब इनका उपयोग तो आप जान ही रहे हो कि जब इन डीएनए का सैंपल ढेर सारा हो गया तो हम किसी बीमारी की पहचान में भी कर सकते हैं, ठीक है। रोगाणु की पहचान में, या फिर जैसे अब कोरोना हुआ था तो आपका पीसीआर किया जा रहा था ना, जो आपका सैंपल लेके जाके करते थे, वो इसी के द्वारा होता था, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं। और कोई जीवाश्म में हमको मिला है तो उसके में भी डीएनए थोड़ा ही मिला तो उसको लेके उसकी मात्रा बढ़ा के अब उसका मैचिंग आज के किसी जीवाश्म, जैसे कोई जंतु का कोई पंख मिल गया, ठीक है, किसी जंतु का ना, पक्षी का, तो जब पंख मिल गया तो उस पंख में जो डीएनए रहेगा थोड़ा ही मिला है तो डीएनए को ढेर सारा बना लेंगे। अब उस सैंपल से सारे जितने भी पंख होते हैं पक्षियों में, जितने भी पक्षियां होती हैं, उनके पंखों से उनको लक्षण को मैच कराएंगे, डीएनए मैच कराएंगे, फिर पता चलेगा ये इनके पूर्वज हैं। तो ये सारे प्रोसेस में पीसीआर का यूज होता है, ठीक है। प्रतिबंध एंजाइम क्या है बच्चा? प्रतिबंध एंजाइम, देखो इसको क्लीन कर देते हैं। प्रतिबंध एंजाइम के बारे में पूछा है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पूछा है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको बायोलॉजिकल कैची कहा जाता है, बायोलॉजिकल सीजर या जैविक कैची। इसको देखो, इसका कितना नाम बताया, जैविक कैची, ठीक है ना, या बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल कैची, ठीक है, ये भी है, समझे ना। तो इसी का नाम ये है, ये क्या करता है, डीएनए को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको छोटे छोटे खंडों में जो तोड़ने का काम होता है वो यही करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र में उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, बहुत उपयोग है। गुणवत्ता बढ़ाना है, पोषक तत्वों को भी बढ़ाना है, पोषक तत्वों को भी बढ़ाना है कि जो हमारे फसलों के की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना है। फिर उसके बाद हमारे फसलों के सहन शक्ति को भी बढ़ाना है, जिससे कि कोई भी क्लाइमेट आंधी तूफान आ जाए जल्दी से वो खराब ना हो, टूटे ना, गिरे पड़े ना, ये चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इनकी क्वालिटी बढ़ाई दी गई, ठीक है। और भी हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम इतने सारे पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी फसल में। उनकी गुणवत्ता को बढ़ा दो, अधिक से अधिक निकले, इसलिए उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। सहन शक्ति हो कि बहुत ज़्यादा धूप लगे तो सूखे ना, या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए तो गिरे पड़े मुड़े ना, ये चीज़ें। रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर टॉलरेट कर दो, ये सारी चीज़ें करके हम किसी कृषि क्षेत्र में इनका उपयोग करते हैं। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हो, इनको क्लीन कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण देना है। परजीवी जंतु, ठीक है, जिनमें ऐसे जंतु जिनमें कि किसी अन्य जंतु के भी, किसी अन्य जीव के भी जीन को, उनके अंदर उपयोगी जीन को, ठीक है ना, ऐसे जंतु जिनके शरीर के अंदर किसी उपयोगी जंतु के जीन को प्रवेश करवाया जाता है, और जब ये लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो अपने जीन के साथ साथ उस जीन के भी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जंतु को परजीवी जंतु कहते हैं। एक उदाहरण पूछा है, लेकिन आप बहुत सारा उदाहरण जानते हो, जिनमें कि आपका सुअर है, मुर्गा मुर्गी भी है, मुर्गा या फिर मुर्गी है, मुर्गी और मुर्गा, ठीक है, ये भी है, ठीक है। इसमें गाय भी, बहुत सारी गायें हैं, भैंसे हैं, ठीक है ना। इतने बहुत सारे जीव हैं जिनको कि परजीवी जंतु के द्वारा बनाया गया है। तभी तो आप नेचुरल में गाय कभी इतना ज़्यादा दूध नहीं दे सकती, लेकिन आज के हैं कि ये गाय 18 लीटर दूध देती है, ये गाय 35 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो गया। और नेचुरल में अगर मैं देखा जाए तो जो मुर्गा मुर्गी नेचर के होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं होते हैं, और आर्टिफिशियल के द्वारा इनके मांस में और उन मांस में न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह से परजीवी जंतु बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अंतर स्पष्ट करना है उत्पादन और अपघटन में, ठीक है। परजीविता और सहभोजिता में, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। उत्पादन और अपघटन, उत्पादन क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके में अंतर स्पष्ट करोगे तो कैसे करोगे, इनका एक तरफ उत्पादन कर देना, एक तरफ अपघटन कर देना। क्या है, ये खाद्य श्रृंखला में कहाँ पर होते हैं, पहले नंबर पर होते हैं, कहाँ, खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में। ये कहाँ होते हैं, अंतिम होते हैं ये, ठीक है, अंतिम नंबर पर होते हैं, समझ में आया। और जो है उत्पादन का क्या है, ये आपके उत्पादन के लिए क्या बोल सकते हो, ये इनके अंदर आपके कौन कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं, और कुछ आपके साइनोबैक्टीरिया भी सब इसके अंदर आते हैं। इनके अंदर आपके सारे के सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, इनके अंदर आपके सारे के सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारे नेचर को वो फल फूल सब्जियां जो भी कह लो, खाद्य पदार्थ वो बोल दो, और उसके बाद ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो परितंत्र को साफ सफाई का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, हमारे परितंत्र को साफ सुथरा बनाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक यानी कि खाद्य पदार्थों को देना, गैसों को प्रदान करना, ये सारा कार्य इनका होता है, तो ये बोल दिया, ठीक है। परिजीविता सहभोजिता क्या है, सहभोजिता में अभी जस्ट आपका आया था
आर्किड और आम का, ठीक है ना। अब परिजीविता क्या है कि जैसे हम लोग क्या है कि पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहे हैं, तो ये परिजीविता, जब इन दोनों में दोनों जीवित ही रहेंगे, परिजीविता में कोई एक जंतु दूसरे पर निर्भर करेगा, उससे अपना भोजन सब लेगा, लेकिन इसमें इसको दोनों को मतलब एक को लाभ और एक को हानि हो सकता है। पर सहभोजिता में क्या होता है, एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं बच्चा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इंटर कर गए, देख लेते हैं फटाफट इनको। मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है उसको बता दीजिए, बता देंगे, उसको भी बता देंगे। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, ठीक है ना। ये बोला है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, शुक्राणु यहाँ पर कहाँ संचित होते हैं इसके बारे में बताइए, ठीक। तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो संचित कहाँ होते हैं ये चीजें। तो आपको नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन के लिए आपको ये वाला जो है, ये जो है यहाँ पर एपिडिडाइमिस लगेगा, ये आपका वृषण है, ये आपका वृषण है, यहाँ पर एपिडिडाइमिस लगा हुआ है। फिर ये आगे चलेगा, यहाँ पर आगे इनको क्या मिलेंगी, शुक्राशय ग्रंथियां मिलेंगी, ठीक है ना। आगे चल के शुक्राशय ग्रंथियां रहेंगी, पोस्टेट ग्रंथि रहेगी, काउ पर ग्रंथि रहेगी, फिर ये आगे यहाँ पर आके ओपन होंगे। तो आपको यही वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आपका वृषण है। आप कभी भी वृषण को मत कहिएगा कि यहाँ पे शुक्राणु संचित होता है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। जो यहाँ पर आपके शुक्राशय लगा रहेगा, यहीं पर आपके शुक्राणु संचित होते हैं। वो पूछा है, वो सही पूछा है, शुक्राणु, हाँ शुक्राणु संचित होते हैं आपके कहाँ पर, शुक्राशय में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पोस्टेट ग्लैंड आ जाता है जो कि उल्टे नासपाती के आकार का होता है। फिर यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि आता है, फिर ये आगे बढ़ते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। तो यही वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बता देना है, ठीक है। चलो फिर बोला है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन की सचित्र वर्णन कीजिए। तो लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु कैसे बनता है उसके बारे में पूछा है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह का एक, यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ बताते हैं, ठीक है। इस तरह का पहले क्या होता है, एक मिनट, इस तरह की पहले कोई कोशिका होगी, फिर आगे वो इस तरह से बढ़ेगी, फिर आगे वो बढ़ेगी। अभी इसमें इस तरह ढेर सारा लगा रहेगा, बाहर का एपिडर्मिस रहेगा इसमें, ठीक है। फिर आगे चार कोने की तरह तैयार हो जाएगा, फिर चारों कोने की जो कोशिकाएं होंगी वो थोड़ी थोड़ी सी बड़े साइज की हो जाएंगी, बड़े साइज की। फिर क्या होगा, जो ये चारों कोने की जो कोशिकाएं हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, बाहर के लेयर के लिए और अंदर के लिए, ठीक है ना। इस तरह से तैयार हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो अंदर का लेयर होगा, अंदर वाली कोशिका, वो लगातार इस तरह से डिवाइड होगी, इस तरह। बाहर टेपिटम लगा रहेगा, मेसोडर्मिस रहेगा, एंडोडर्मिस रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये चारों कोने पे तैयार हो जाएंगी कोशिकाएं, है ना। फिर फाइनली जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, इस तरह का। अभी इनके बाहर जो होता है, यहाँ पर आपकी लघु बीजाणु की मातृ कोशिकाएं ढेर सारी रहेंगी, इसमें आपकी लघु बीजाणु की मातृ कोशिकाएं रहेंगी। और इनके बाहर जो लगा रहेगा लंबी लंबी थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं, वो इनका क्या रहेगा, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये इनकी टैपिटम रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, लघु बीजाणु की यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। बीजाणु की मातृ कोशिका, मातृ कोशिका ये रहेगी। फिर इसके बाहर जो रहेगा, बाहर वाले परत में वो रहेगा एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम बोलते हैं ना, थीसियम, एंडोथीसियम रहेगा। बाहर मीजोडर्मिस रहेगा, मीजोडर्मिस रहेगा। और जो सबसे बाहर होगा वो एक्टोडर्मिस होगा, एक्टोडर्मिस, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे लेयर बन के तैयार होंगे। इसी के बारे में टोटल आपको स्टेप्स को साथ बताना है, ठीक है ना।
चलो फिर बोला है कि आनुवंशिक कूट क्या है। देखो ये आपके जब अभी जो चैप्टर चल रहा था उसी से क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, उसी चैप्टर से कि आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो आनुवंशिक कूट के बारे में चलो बता देते हैं फटाफट आपको। आनुवंशिक कूट, तो इनके बारे में विशेषता बताना है। तो इससे पहले आपको आनुवंशिक कूट की खोज किसने की थी इसके बारे में बता देते हैं। इनकी खोज की थी नीरेनबर्ग और किसने की थी, मैथई ने 1961 के लिए। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है बच्चा, 1961 में किया था आनुवंशिक कूट का। इसका आपको इसके बारे में सब कुछ सीधे सीधे बताना है कि आनुवंशिक कूट जो होता है ये वो प्रोटीन निर्माण की सूचना को लिए रहता है। पहला पॉइंट ये बता देना। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि ये प्रोटीन निर्माण की सूचना रखता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। फिर क्या होगा, ये 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं, ये बताना। और इसमें जैसे कि UAA कर देना, AUG कर देना, ACC कर देना, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारा जो भी बना सकते हो बना लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताना कि ये हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 3 ही संख्या में रहते हैं। ये हमेशा 3 ही रहेंगे, कभी 4 नहीं लगेगा। ये कॉमा रहित होते हैं, ये कॉमा रहित, इनके बीच में कहीं कहीं कॉमा इन्हें दिया है, मतलब ये 3 कंप्लीट है, इनके बीच में कॉमा नहीं है, तो कॉमा रहित होते हैं। फिर आप बताओगे कि ये सभी जीवों में एक ही समान होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये सार्वभौमिक है। ये कैसे हैं, सार्वभौमिक है। ये हमारे अंदर ले लो, अमीबा के अंदर ले लो, कोई भी ले लो, तो जो हमारे अंदर कोडान होगा जिस अमीनो एसिड के लिए होगा वही किसी भी अन्य जीव में भी वही कोडान का होगा, ठीक है। उसी को जो कोडान होगा वो उसी तरह का अमीनो एसिड बनाने के लिए सूचना लिया रहेगा, यानी ये सार्वभौमिक होते हैं। फिर आप बता सकते हो कि जो ये क्या करते हैं आपके आनुवंशिक कूट में कि क्या बोल सकते हैं, एक चीज और आया, याद नहीं आ रहा मुझे कि एक चीज और था इनके बारे में। हाँ, ये इसके टोटल 64 कोडान होते हैं, ये संख्या में 64 कोडान होते हैं। फिर एक चीज और आप बता सकते हो, जब क्लास टाइम में मैंने बताया था कि किसी एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान हो सकता है, मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान हो सकता है, जिसमें कि कई जगह 6 आया था, कई जगह 4 आया था, ठीक है ना, कोडान। ये इनकी विशेषता है, सारा समझ में आया। किसने खोज किया, नीरेनबर्ग और मैथई ने किया था 1961 में। ये क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण की सूचना लिए रहते हैं। फिर ये हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। फिर ये हमेशा 3 की ही संख्या में रहते हैं, कभी 4 नहीं हो सकते। फिर इनको कॉमा रहित लिखा जाता है, कॉमा नहीं लगाया जाता इनके बीच में। फिर ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब एक जो कोडान है वो जिस अमीनो एसिड को बना रहा है वो हर एक जीव के अंदर उसी तरह का अमीनो एसिड ही बनाता है। फिर इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 64 होती है। फिर आप बता सकते हो कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान हो सकता है। समझ में आया, यही है आपका आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कूट या जो भी कर लो, ठीक। क्वेश्चन है फिर, जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में पादपों का विकास कैसे हुआ था। जैव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि एक लंबे समय के बाद प्रदर्शित होता है कि हाँ कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तभी तो आपको बताएं कि बंदर से हम लोग को आने में बहुत समय लग गया था, तो लेकिन आज और हमारे और बंदर में कितना फर्क दिख रहा होगा, मतलब आप लोग मनुष्य और बंदर में फर्क समझ सकते हैं। उनको देख के, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो भी कार्यशैली, जीवन शैली है, जो देख के समझ सकते हैं कि ये बंदर है और मनुष्य है। लेकिन बंदर से मनुष्य होने में बहुत समय लग गया था पृथ्वी पर, ठीक है। तो यही है जैव विकास, ठीक। अब बोला है कि भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का वर्णन बताओ, यानी कि आपको सीधे बताना है। आपको ये कौन सा पेज है,
विकास एवं क्रियाविधि वाला जो चैप्टर है विकास वाला, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है और उसमें आपको ये देखना है ये वाला पॉइंट में कि क्या कहते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधों का विकास हुआ था। यानी कि पहले जब शैवाल आए थे, ठीक है, शैवाल आए थे पहले, जैसे स्टार्टिंग हुआ तो शैवाल आए, फिर उनके बाद ब्रायोफाइट आए, ब्रायोफाइट्स आए, ठीक है। ब्रायोफाइट के बाद कौन आया? टेरिडोफाइट आए, टेरिडो सही है, टेरिडोफाइट आए, ठीक है। टेरिडोफाइट के बाद कौन आया? जिम्नोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म आए। फिर जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आया? आपके एंजियोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म आए, ठीक है ना। अब इसमें भी दो चीजें हो गई थी, मोनोकॉट और फिर डाइकॉट, ठीक है, यही चीजें हैं। तो इनका विस्तार किस तरह से हुआ है ये है, तो आप वो चैप्टर खोलना, उसमें पेज नंबर 13 देखना, उसमें इसके बारे में टोटल बताया गया है, ठीक है। जब क्लास चलेगा तो उसको वहीं पे डिटेल करेंगे, ठीक है। चित्र के साथ वर्णन करना, वो चित्र भी दिखाना पड़ेगा तभी। अब ये बोल रहा है, देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि पादप की जातियां 22% हैं। पादप की जातियों की विविधता, मतलब हम जैसे 100% ले लिया जाए तो प्लांट के में विविधता बहुत कम देखी गई है, मनुष्य में विविधता अधिक देखी गई है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर रीजन पे कुछ कुछ प्लांट वहीं पर पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। जबकि मनुष्य है वो आपके समतापी होते हैं, वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य की विविधता बहुत अधिक हो गई है, सॉरी जंतुओं की बात है, जंतुओं की विविधता अधिक हो गई है और प्लांट की विविधता बहुत कम रह गई है। जंतु, मनुष्य बस मत लेना, पूरे जंतु की बात की गई है। अगर में आप देखा जाए तो यहाँ के जो सांप हैं वो अलग होते हैं, वहाँ के सांप अलग होते हैं, राजस्थान के सांप अलग होते हैं, यहाँ का जो छिपकली, वहाँ के छिपकली में भी अंतर होता है। तो जहाँ दुनिया में हर अलग अलग, जैसे कुछ पानी में है, कुछ स्थल पे है, कुछ पहाड़ों पर सांप उड़ते हैं, यहाँ के सांप उड़ नहीं सकते। तो सब जगह का जो विविधता है, क्योंकि जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो उस हिसाब इन्वायरमेंट में वो क्रिएट करके उस हिसाब से सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पौधे क्या हैं, वो फिक्स होते हैं, वो नहीं चल पाते, इसलिए उनमें विविधता कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति विविधता के मुख्य कारण बताओ, ठीक है ना। किसी भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो वहां पर जाति विविधता क्यों होती है, उसका मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक है। तो मुख्य कारण आपका क्या है कि मतलब क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति पूछा है। क्षति मतलब वहां पर जो है जाति क्षति हो रही है, किसी पर्टिकुलर जाति का पूरी तरह से समापन की तरफ चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी आप देख लो तो पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसका कारण क्या है। तो जाति में पेड़ पौधे को भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसका कारण कई हो सकता है बच्चा। एक पॉपुलेशन है, किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन कारण हो सकता है। दूसरा, अगर मैं इसी पेड़ पौधों ना लेकर अगर मैं उनको देख ले, कोई पक्षियों को देख लो, जैसे कि गौरैया देखने को कम मिलती है, उन्हीं की बात कर लो, तो उनके खाने की दिक्कत है, उनके सेफ्टी से दिक्कत है, सेफ्टी से दिक्कत है उनको, मतलब उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उनके आवास से प्रॉब्लम है, आवास यानी कि क्या बोल सकते हैं, आवास में उनका एड्रेस, ठीक है ना, रहने की जगह, ठीक है, जो उनका रहने की जगह है वो नहीं हो पा रहा है। और क्या कारण हो सकता है? और भी है आपका पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, रोगों से संक्रमण भी हो सकता है, उनमें से संक्रमण भी हो सकता है। तो इतने सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, वहाँ पे कोई जाति विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। और हाँ, एक चीज और है, शिकार यानी हंटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना।
उनका शिकार किया जा रहा हो, या तो उनके जो रहने की जगह उसको उजाड़ उजाड़ के मनुष्य अपनी जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, तो अपना वहाँ पे ये पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है मनुष्य का, या फिर पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे हाईवे निकाल दिया गया, वहाँ पर कोई औद्योगिक फैक्ट्री कुछ खोल दी गई, पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ से हट गए वो। फिर अगर मैं सब कुछ हटा रहे तो वहाँ पे उनके खाने की कमी हो रही है इस वजह से, या फिर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है इसलिए वो शिकार खत्म किए जा रहे हैं, फिर उनके आवास से उनके रहने की दिक्कत हो रही है। इतना सारा कारण हो सकता है किसी भी जाति का वहां से नष्ट होने का। समझ में आया? ठीक है, तो चलो बच्चा, आज का पूरा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना? हाँ, पूरा सॉल्व हो गया है। चलो, तो आपके मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में। जो क्लास चल रहा था उसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना? हो सकता है कि कल मैं ऑनलाइन क्लास ले, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ले, अब मेरे स्वास्थ्य के ऊपर है, क्योंकि इस समय तबीयत अच्छी बहुत नहीं चल रही है बच्चा। ठीक है, चलो।